आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम सिलसिला नक्शबंदिया और हारिसुल हर्रास के दरमियान क्या रूहानी ताल्लुक़ बनता है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन अबू दाऊद में हदीस बयान हुई है, इन तमाम चीज़ों के दरमियान क्या रूहानी ताल्लुक़ बनता है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के मुतालिक बातचीत की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि तुर्की में सिलसिला नक्शबंदिया जो मौजूद है वो उसका क्या रूहानी ताल्लुक़ इस अहादीस के साथ हो सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वक्त अज़रबैजान और आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों ममालिक ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। अज़रबैजान के वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही कि गंजा नामी शहर पर जो मिसाइल हमले हुए जिनमें लातादाद बेगुनाह लोग मारे गए वो एक जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। इसी तरीके से आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म पशिनियान ने यह बात कही कि पूरी जगहों पर करीबन नगोर्नो काराबाग के तमाम शहरों पर जो हमले हुए हैं जिसमें बड़ी तादाद में शहरी मारे गए हैं वो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि जंगी जराइम का मुकदमा अज़रबैजान के ख़िलाफ़ दायर किया जाए। गो के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ये मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है। इधर आर्मीनिया ये कोशिश कर रहा है कि रशिया को पूरी तरीके से प्रोवोक कर सके। रशिया के काफ़ी सारे फ़ौजी भी इस वक्त आर्मीनिया की मदद कर रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं। वॉलंटियर्स के भी हिस्सा लेने की कुछ ख़बरें हमें मिल रही हैं। तो देखना ये है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। गो के ये जंग हाई टेक जंग लड़ी जा रही है। इस वक्त ये हाई टेक वॉर की सूरत में है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तैयारों के हमले भी हो रहे हैं, इसके अलावा मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं। और ह्यूमन पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। इस वक्त काफ़ी ये हाई टेक वॉर हो रही है। इस ज़मीन में अगर ये बात की जाए तो कोई भी दिलचस्पी से ये बात खाली नहीं होगी कि पहली जंग अज़ीम में जब टैंक की आमद हुई और यू बोट्स की आमद हुई तो उन्होंने सिनारियों को काफ़ी चेंज कर दिया था। दूसरी जंग अज़ीम में अगर देखा जाए तो टैंक्स ने एक नई सूरत इख्तियार करी थी, बहुत ही मॉडर्न टैंक्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे और स्टोका जहाज़ों ने जर्मन क़ुव्वत को जबर बालादस्ती को बहुत हद तक साबित कर दिया था। और अब इस तीसरी आलमी जंग के आगाज़ पर ड्रोन तैयारों के जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है। देखना ये होगा कि मज़ीद ममालिक जो हैं जब इन जंगों में कूद पड़ेंगे तो वो किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और क्या नित नई टेक्नोलॉजियाँ हमारे सामने आएंगी, ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। इधर पोम्पियो वज़ीर ख़ारजा रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। गो के ये मुलाकात काफ़ी हद तक ज़बानी कलामी वादों तक महदूद रही है और इसके अलावा कोई और मज़ीद वादा नहीं किया गया है। सीज़ फायर की भी कोई बात नहीं की गई। सदर वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कही कि दोनों ममालिक जो हैं वो सीज़ फायर की तरफ जाएं, ज़ोर दिया है, कोई मुआहिदा भी नहीं किया गया। तो अब ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका कितना लाताल्लुक़ हो चुका है इस मामले से और उसकी कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं है। गो के ये मुलाकात सदर पुतिन की दरख्वास्त पर की गई थी, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि दोनों ममालिक इस वक्त किसी तरीके से भी सीज़ फायर के हक़ में नहीं है और कोशिश ये की जाएगी कि ये जंग मज़ीद जो है वो कशीदगी इख्तियार करती है और मज़ीद इंतहाओं को पहुँचेगी। तो देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अगर इस ज़मीन में देखा जाए तो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान का किरदार इंतहाई शानदार नज़र आता है। उन्होंने मुस्लिम उम्मा की हिफाजत के लिए इंतहाई शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं। अगर देखा जाए तो सिलसिला नक्शबंदिया और एक के पार्टी जो सदर रजब तैयब अर्दगान की पार्टी कहलाती है उनके दरमियान काफ़ी गहरा ताल्लुक़ बनता है। सिलसिला नक्शबंदिया की अगर बात की जाए तो हम ये बात भी जानते हैं कि सदर रजब तैयब अर्दगान अपना ताल्लुक़ भी अपनी निस्बत भी सिलसिला नक्शबंदिया से जोड़ते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। इस ज़मीन
में अगर ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि शेख नाज़िमुल हक्कानी भी बुनियादी तौर पर इसी सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अब इनका साइप्रस में एक ख़ास सिलसिला बन चुका है जिसको सिलसिला नक्शबंदिया हक्कानिया कहा जाता है और इसके मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसके मानने वाले तुर्की, साइप्रस, इजिप्ट, सीरिया और इंडिया में पाए जाते हैं। अब अगर सिलसिला नक्शबंदिया के मुतालिक बातचीत की जाए तो इस ज़मीन में हमें सबसे पहले जो नाम आता है हमारे जहनों में वो हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपकी पैदाइश बुखारा में हुई थी। थोड़ा सा हम इनके मुतालिक, इनकी ज़िंदगी के मुतालिक बयान करेंगे और फिर ये बताएंगे कि ये अपनी निस्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से जोड़ते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प बात हमें मिलती है। गो के हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का ताल्लुक़ सैयद घराने से था। आपका अगर नस्बी ताल्लुक़ को देखा जाए तो आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान से आपका सिलसिला जा मिलता है, लेकिन रूहानी निस्बत के एतबार से देखा जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी अपनी ये निस्बत सिलसिला नक्शबंदिया की जोड़ी जाती है। अगर देखा जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद जो अपना ये सिलसिला जोड़ते हैं वो हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ जोड़ते हैं कि आपने बातनी फैज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हासिल किया। और इसके बाद जो है फिर नाम आता है कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, जिनकी परवरिश जो है वो उम्महातुल मोमिनीन के सबसे बड़े सितारे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जोड़ी, उनकी परवरिश जो है उन्होंने की थी। तो बहरहाल इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इंतहाई शानदार हमें रिवायतें मिलती हैं। अब अगर बात की जाए नक्शबंदिया सिलसिला की तो हम ये बात भी काबिल ज़िक्र समझते हैं उस बात में कि हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी चूँकि बुखारा में एक नक्शबंदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। नक्शबंद उन लोगों को कहा जाता था जो कम ख्वाब पर कपड़ों पर जो है नक्श निगारी किया करते थे। बहरहाल इस वजह से इनको नक्शबंदी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इनका ताल्लुक़ जो है वो बुखारा से है और हम ये बात भी जानते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भी जो है वो बुखारा से था। और ये बात भी हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताई थी कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द को एक दफ़ा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, जिन्होंने उनको बशारत दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारा तशरीफ़ लाए हैं और तमाम के तमाम मुसलमान खुश हैं। और उन्होंने फिर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जो है तिलावत कुरान पाक 3 दिन तक सुनते रहे। तो इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो बुखारा और ट्रांसऑक्सेनिया की यानी मावराउन नहर की अहमियत भी हमारे सामने उभर कर आती है। और यहाँ ये बात भी हम आपको बताते चलें कि सूफ़ी तरीक़त के जो 4 बड़े सिलसिले से समझे जाते हैं, जिनमें कादरियाँ हैं, नक्शबंदियाँ हैं, सोहरवर्दियाँ हैं और चिश्तियाँ हैं, उनमें से वाहिद हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो ट्रांसऑक्सेनिया यानी मावराउन नहर से है, यानी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इस इलाके से ताल्लुक़ बनता है। बाकी के तमाम बुज़ुर्ग जो हैं वो या तो ईरान से ताल्लुक़ रखते थे या उनका ताल्लुक़ जो है वो इराक़ से था। बहरहाल अगर देखा जाए तो इस ज़मीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आपने हारिसुल हर्रास का जिक्र किया है बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती है। अब अगर हम इस हदीस की तरफ आएँ और गौर करें तो इसमें इंतहाई खूबसूरत एक रूहानी इशारा हमारी तरफ किया गया है। अगर हम उसको समझना चाहें, गो के इस ज़मीन में हम ये अपने तमाम सुनने वालों और व्यूवर्स से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो इस ज़मीन में इख्तिलाफ़ राय का इजहार करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 को एक दफ़ा हमने फिर खोला है। हदीस नंबर 5222।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक शख्स इन शहरों में जो नहर के पीछे वाक़ हैं ज़ाहिर होगा, इसका नाम हारिसुल हर्रास होगा। इसकी फ़ौज के अगले हिस्से पर एक शख्स होगा जिसका नाम मंसूर होगा। ये हारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जगह या ठिकाना देगा, जिस तरह के कुरैश के इन लोगों ने जो ईमान ले आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया था। हर मुसलमान पर इस शख्स की मदद वाजिब है। तो यहाँ अगर खूबसूरत अंदाज में हारिसुल हर्रास यानी मावराउन नहर की बात की गई, हम यहाँ ये बात भी आपके सामने वजाहत के साथ पेश कर चुके हैं कि हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। अब अगर डॉक्टर इसरार अहमद के कुछ लेक्चर्स को देखा जाए तो उन्होंने इस रूहानी ताल्लुक को वाज़े करने की कोशिश की है। गो कि उन्होंने बहुत क्लियरिटी के साथ ये बात नहीं कही थी, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि इन हारिसुल हर्रास और सिलसिला नक्शबंदिया के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह ये हारिसुल हर्रास जो भी शख्स हैं, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को पनाह देंगे, उनका ताल्लुक़ अगर देखा जाए, उनका रूहानी ताल्लुक़ गॉड पॉसिबल है कि सिलसिला नक्शबंदिया के साथ ही हो इंशाअल्लाह। अगर इस ज़मीन में हम मज़ीद तहक़ीक़ कर रहे हैं, हमारे सामने हम एक बात को सोच भी रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त तक उस नतीजे पर उस वक्त तक नहीं पहुँचेंगे जब तक ये कंप्लीट तहक़ीक़ ना कर लें। इंशाअल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में इसको मज़ीद वजाहत के साथ पेश करेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो टर्की भी काफ़ी कोशिशें कर रहा है। टर्की ने ये बात कही है आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में कि हम अपने फ़ौजी भेजने के लिए तैयार हैं अगर आज़रबाईजान हमसे दरख्वास्त करे। तो इस तरीके से ये जंग इंतहाई तौर पर एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। बहुत सारे अखबारात इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो ये बात भी कह रहे हैं कि इक़्तिसादी पहलू को इस जंग के नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कैस्पियन सी जिसको बहर खज़र कहा जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी अहम बंदरगाह के तौर पर बाकू सामने आएगा अगर आज़रबाईजान जो है वो जंग जीत ले। वाज़ेह रहे कि बाकू जो है वो दारुल हुकूमत है आज़रबाईजान का, और ट्रेड के ज़रिए भी जो है वो काफ़ी ये एक बड़ी जो है इसमें इनको पॉसिबिलिटी है कि कामयाबी हासिल हो कि पूरे वन बेल्ट वन रोड के तहत जो चाइना रोड तामीर करना चाह रहा है, जिस तरीके से इस कॉकेज़स के इलाके को यूरोप से जोड़ना चाहता है, जो रोड ये वस्त एशिया के इलाकों से भी गुजरेगा। इस ज़मीन में बाकू की बंदरगाह और बाकू का जो रूट है वो बहुत अहम हो जाता है, इसलिए भी ये लड़ाई हो रही है। गो कि हम इस तज़किये से इतना एग्री नहीं करते, हम समझते हैं कि इसमें नज़रियाती पहलू ज़्यादा नुमायाँ है और रूहानी पहलू भी इन जंगों के बहुत ज़्यादा गहरे हैं। अब अगर बात की जाए, हम वापस आएंगे चाइना और ताइवान के मसले पर। इस वक्त इंतहाई शदीद कशीदगी अमेरिका और चाइना के दरमियान नज़र आ रही है। करीबन 1.8 बिलियन डॉलर की डील हुई है। गो के कुछ अखबारात इसको 5 बिलियन डॉलर की डील के मुतालिक भी कह रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं अखबारात के बड़े पैमाने पर जो है वो हथियारों की फ़रोख्त अमेरिका करने वाला है ताइवान को। इधर चाइना के सदर जी जिनपिंग ने ये बात कही है कि हम कोई भी ये बात यह याद रखे कि अगर चाइनीज़ कौम को उभारा जाए और कोशिश ये की जाए कि उनको गुस्सा दिलाया जाए, गो कि वो इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आते, लेकिन अगर गुस्से में आ जाएं तो बहुत ही उसके सख्त कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये सदर माओ ज़ेतुंग का उन्होंने कॉल है जो दोहराया। अब ये बात उन्होंने उस वक्त कही जबकि चाइना जो है वो इस वक्त जंग कोरिया के 70 साल के बाद इसकी जो है एनिवर्सरी मना रहा है। ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं इस वक्त चाइना में। उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, जिस पर इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में तालियां भी बजाई गईं। अब ये बात महसूस हो रही है कि ये धमकी उन्होंने जो है ताइवान को लगाई है। इस बयान में उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन की सालमियत और यकजाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये धमकी बुनियादी तौर पर ताइवान को दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी शदीद तनकीद करते हुए कुछ मुबिम अल्फाज में ये बात कही कि अमेरिका किसी भी तौर पर चाइना को रोक नहीं सकता कि वो बड़े पैमाने पर अपने
इलाके को कब्जा में लेने की कोशिश करे। तो अब ये बात सामने आ रही है कि दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स यानी सदर ट्रंप और जो बाइडन ने चाइना के मुकाबले में जो स्टांस अपनाया है, यानी जो रवैया उन्होंने दिखाया इस बहस व मुबाहिसे में, जो कि सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट में सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हम इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे और चाइना पर सैंक्शंस लगाएंगे। जो बाइडन से जो उम्मीदें थीं वो भी अब चाइना की ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए चाइना ने ये बात कही अब कि हम शदीद रद्द अमल दिखाएंगे। गो के तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, इस वक्त चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बात की वजाहत नहीं कर रहे हैं कि कौन सा रिटेलिएशन की जाएगी, चाइना किस तरीके से अपना रद्द अमल दिखाएगा इस आर्म्स डील पर। महसूस ये हो रहा है कि चाइना किसी न किसी दिन एक इंतहाई शदीद रद्द अमल का इजहार करेगा और शायद ये काफ़ी हद तक हमें जो नज़र आता है वो एक बड़ी जंग की सूरत में ताइवान स्टेट में हमें वो नज़र आ रहा है। सूरत हाल किस तरफ जाएगी, हम आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद मॉनिटर रोज़ के हवाले से इसमें आपको तफसीलात देते रहेंगे। काफ़ी हद तक दिलचस्प होती जा रही है सिचुएशन और लग ये रहा है कि अब दोनों ममालिक खम ठोक कर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। सदर पोम्पियो ने अभी थोड़े दिनों पहले ये खबर भी दी थी, ये बयान भी दिया कि हम किसी तौर पर भी जो है वो यूएस की पॉलिसी को चेंज करने वाले नहीं हैं, और अगर हमने वन चाइना पॉलिसी की कभी बात भी की है तो ये उस तनाजुर में नहीं था जिस तनाजुर में चाइना लेता आया है। हम यह बात यहाँ पर वजाहत के साथ, ये बात उन्होंने कही कि वजाहत के साथ पेश करते चलें कि हमारा मिलिट्री ताल्लुक़ और हमारे जो खारजा के ताल्लुकात हैं वो बुनियादी तौर पर चाइना के साथ इस्तवार रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ताइवान को भी एक अलग मुल्क के तौर पर देखते हैं। ये बात उन्होंने कही, तो वजाहत के साथ उन्होंने ये बात कही है। तो इससे अब ये बात महसूस हो रही है कि अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ बड़े क्लियर एंड कट अंदाज में चाइना के सामने पेश कर दिया है। अब चाइना इसको किस अंदाज में देखेगा ये वक्त ही बताएगा। क्या ये खाली खुली धमकियों तक ही महदूद रहेगा कि ये वाक़यतन कोई कार्रवाई भी करेगा? अब हम देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं अमेरिका के। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो अमेरिका में भी कुछ अब लोग जो हैं वो याजूज माजूज के हवाले से कुछ बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। एक बहुत बड़े एवेंजलिस्ट जो है, उनके जो पादरी हैं यानी जो पेस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि लग ये रहा है कि सदर ट्रंप के मुंतखब होने के बाद एक अमेरिका एक बड़ी खाना जंगी का शिकार हो जाएगा और गोग एंड मैगोग, जिनको याजूज माजूज के नाम से मुसलमान याद करते हैं, वो यरूशलेम की ज़मीन पर हमला कर सकते हैं। तो इस ज़मीन में हम मज़ीद आपको मालूमात फराहम करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।